गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? बहुत दिन बाद मेरा लेक्चर लग रहा है आपको आज, क्योंकि इसके पहले के जो लेक्चर्स हमने डाले थे उसके बाद तो आपको गैप आ गया है 2-3 दिन से। लेकिन भी चलता है, ठीक है। कुछ काम की वजह से मैं बिजी था, इसलिए मैं आपका लेक्चर आपका तैयार नहीं कर पाया था। पर उस दौरान आपको हमने डॉक्टर विकास सिंह सर का लेक्चर जो है वो भी आपको बना के दिया था, और आपने शायद देखना शुरू भी किया होगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके वो पढ़ा रहे हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। थोड़ा सा बहुत यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें कैसा है, उसमें रेगुलरिटी चाहिए, जैसे कि रेगुलर आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है कि मैथ्स जो होता है इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, मैथ्स में डेली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे डेली उसको पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। हम किस टॉपिक पे पिछले बार थे, आप कीजिए थोड़ा सा। हमने आपको किस टॉपिक पे आपको पिछले एपिसोड में आपको छोड़ा था, ध्यान दीजिए, याद कीजिए। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था, दो प्रॉब्लम्स हमने उसके ऊपर सॉल्व किए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं, आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली है क्या। तो जितने भी कंपाउंड इस नेचर में तैयार हुए हैं बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस नेचर में तैयार हुए हैं, इनमें एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए कि इनके केमिकल कॉम्बिनेशन जो होंगे, जिस प्रकार के रेशो में कंबाइन होते होंगे, इनके मासेस का रेशो होगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर हमने इनको नेचुरली कोई कंपाउंड हमको मिल रहा है, उसको हमने लेबोरेटरी में भी तैयार किया, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही आता है। तो इन बेसिस की अगर बात करेंगे, जो कंसर्न चीजें हैं, जैसे कि मैंने कहा मैटर है, मैटर्स बना है किसी न किसी एटम से, या एटम के ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, या बहुत सारे मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक लॉज होते हैं। अब ये बेसिक लॉज के जो है, ये मतलब जो शुरू या बनाए गए, मतलब जो कहाँ से शुरू होता है ये एक्चुअली देखा जाए तो 17th सेंचुरी की बात करो, एट टू द नंबर 21st सेंचुरी में यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, मैं बात करूंगा जहाँ पे जिस टाइम पे ज्यादा कुछ नॉलेज या ज्यादा कुछ स्टडी हमारे पास केमिस्ट्री का नहीं था। तो उस टाइम पे जो कंपाउंड तैयार हुए हैं, इनकी पूरी जानकारी को पता करने के लिए, ठीक है, 5 बेसिक लॉस को तैयार किए गए कि मैटर बने किससे, मैटर बने छोटे छोटे एटम्स के, ठीक है, वो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के, मॉलिक्यूल से तैयार हुए हैं कंपाउंड्स। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनके 5 बेसिक लॉज हैं। और ये 5 बेसिक लॉ कहाँ से कंसर्नली आते हैं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा कि जनरली ये 5 बेसिक लॉज है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टू फॉर्म, यस प्लीज, कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड तैयार हो रहे हैं इन कुछ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, ये एक्चुअली होते हैं या गवर्न किए जाते हैं, इज गवर्न, ठीक है, बाय 5 बेसिक लॉज। क्या कहा मैंने? 5 बेसिक लॉज, मतलब जितने भी कंपाउंड तैयार होंगे, 5 बेसिक लॉज के कॉम्बिनेशन या 5 बेसिक लॉज के थ्रू ही तैयार होंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो कितने लॉज है बेटा? मैंने कहा 5। पहला कौन सा है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, पर हम डिटेल पढ़ेंगे अभी इसी वक्त, ठीक है। और आज ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ, दूसरा लॉ कौन सा है बेटा? लॉज ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है, सॉरी, प्रोपोर्शन, या फिर इसको बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब कुछ चीजें क्या होती है बेटा, समझने के लिए हमको उनके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए उनसे ही समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमको, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे लॉज ऑफ, लॉ ऑफ, नॉट लॉज, लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है, प्रपोर्शन। चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है। 4 हो गए। और पांचवा है कि लुसैक
लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ऐसे 5 लॉज हमको स्टडी करना है ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो हमको बताएंगे कि कंपाउंड तैयार कैसे होते हैं एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक से। सबसे पहला लॉ कौन सा है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप पता करेंगे, मैंने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब पूरी जानकारी पता करेंगे, तो कैसा है तो ध्यान दीजिएगा इधर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने कहा पहला लॉ, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ जो है बेटा, इसका क्रिएटर कौन है, यानी किस पर्टिकुलर पर्सन ने इस लॉ को दिया है, तो पहला लॉ मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका टोटल जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन 1779 मतलब 17th सेंचुरी में, ठीक है, साइंटिस्ट नेम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट मैं बोलूंगा, फ्रेंच साइंटिस्ट और फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है, ए डॉट लैवोसियर, ए डॉट लैवोसियर नोन एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण ध्यान रखिए कि जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से हमने शुरू किया था, तो उस समय इन्होंने केमिकल सब्सटेंसेस को जितने भी नेचर में मिलते हैं उनको दो इसमें कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो लिविंग कंपाउंड्स में और एक नॉन लिविंग कंपाउंड, नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए कंपाउंड्स में, यहाँ ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और लिविंग थिंग्स से मिलने वाले कंपाउंड में दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर जानकारी दी और कुछ लॉज दिए जो कि कंसर्न आज भी हम उसका, या जो कंसर्न का आज भी हम यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो इन 1979 फ्रेंच केमिस्ट ए लेवेसियर, ठीक है, प्रपोज दिस लॉ, proposed this law and was verified, क्या कहा मैंने बेटा, and was verified by लैंडोल्ट। मतलब ये कि प्रपोज इन्होंने, ये लॉ इन्होंने ही बना के दिया, परंतु वेरीफाई किसने किया बेटा? लैंडोल्ट। मैं समझा के दूंगा कैसे, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है कैसे, तो ठीक है, पर मेन मुद्दा है कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट, ठीक है, द लॉ स्टेट दैट, मतलब लेवेसियर स्टेट दैट, द लॉ स्टेटेड एज फॉलोज। अब ये लॉ क्या है आप भी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके, मैंने कहा फिर भी ध्यान दीजिए। इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, द टोटल मास ऑफ reactant and product always remains, yes please, constant। मतलब क्या हो गया बताइए, क्या हो गया बताइए, मैंने कहा क्या कहा बेटा, ये जो मास ऑफ रिएक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑल द फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। या इसी बेसिस के ऊपर से हम क्या लिखेंगे, यस प्लीज, और व्हाट वी कैन से, दूसरा स्टेटमेंट भी है इसको, या दूसरा मीनिंग निकलता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और neither be created nor be destroyed, okay, during a chemical or physical change। अब मैं इसको समझा के दूंगा, मैं तो लिखा रहता पहले से, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपल सा है कि भैया ये लॉ किसने दिया है? लेवेसियर, नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। प्रपोज मैंने बताया, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहता है, पहला क्लासिक, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन केमिस्ट्री वाज गिवन बाय लेवेसियर, ठीक है, therefore they are called as, yes please, फादर ऑफ केमिस्ट्री। दिस लॉ, इस लॉ को प्रपोज इन्होंने किया था, वेरीफाइड किया था लैंडोल्ट, ठीक है, एंड लॉ स्टेटेड एज फॉलोज है आपके सामने। क्या है बेटा लॉ, कि इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा।
एक रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहा मैंने, जब हम कार्बन कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हम जानते हैं कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करता है, तो तैयार करता है कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत सारी हीट एनर्जी भी निकलती है। नाउ अभी मैंने कहा कि यहाँ पे मास, ये जो एरो, ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में हमने पहले भी आपको समझा के दिया कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या कहा मैंने, डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एज वेल एज ये इक्वल टू साइन भी है। कैसे, इस लॉ के थ्रू। तो कैसे, देखिए, अगर मैंने कहा यहाँ मैंने कार्बन लिया, तो कार्बन कितना लिया यहाँ पे 1 मोल। ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इसको एक वेरिएबल समझिए, इसके सामने का जो कोएफिशिएंट होता है कितना है, यहाँ पे 1। यहाँ O2 के सामने का कोएफिशिएंट कितना है, 1। कार्बन डाइऑक्साइड के सामने का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैंने कितने मोल लिए, इसके 1 मोल, और 1 मोल ऑफ कार्बन होता है 12 ग्राम के बराबर, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया है, मतलब ये आ जाएगा आपको 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 प्लस 16, क्योंकि मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है। ठीक है, तो दो एटम्स के एटॉमिक मास का सम आपको इस पर्टिकुलर O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास देगा। ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मैंने गड़बड़ होने का मतलब मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोलूं। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा O2 मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, O2 एक मॉलिक्यूल है। O2 बना किससे, दो एलिमेंट से। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16, दूसरा ऑक्सीजन भी 16, ये एटॉमिक मासेस का सम कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये कि 12 ग्राम कार्बन जब 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो तैयार करेगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 44 ग्राम कहां से आ गया, ठीक है, यहाँ पे वही चीज, क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने के बराबर होता है, तो 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। ठीक है ना, अब चेक करने की कोशिश करेंगे, लॉ की वैलिडिटी चेक करेंगे। वैलिडिटी या फिर वेरिफिकेशन तो मैं कराऊंगा, पर लॉ क्या बोल रहा है कि चाहे वो केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट करूं, मैंने कहा मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ कितना आ जाएगा, देखो बेटा 12 प्लस 32, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 44 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहा, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 44 ग्राम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एज पर दिस पर्टिकुलर लॉ, या इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना तुम मास रिएक्टेंट में लोगे उतना ही रिएक्शन होने के बाद तुमको कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। तो एक बात क्लियर होगी यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको। ठीक है, सो देन अगर हम इस लॉ को याद कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट भाषा में याद कीजिए कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू mass of product during all physical or chemical changes, या फिर matter can neither be created nor be destroyed during a chemical or physical change। मतलब चाहे आप किसी पर, अब ये फिजिकल के में, ये देखो ये तो केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया पहला। ठीक है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल लेता, मतलब मैं एक मोल ऑफ वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किसमें बेटा, H2O सॉलिड में। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, फ्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रीज करता हूँ तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर से मुझे 1 मोल ऑफ क्या मिलना चाहिए, आइस ना। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर से 1 मोल ऑफ आइस मिला, 1 मोल ऑफ वाटर में मास कितना था बेटा, 18 ग्राम, तो आइस भी मुझे कितना मिलेगा, 18 ग्राम। मतलब आप फिजिकल चेंज करो, मैंने यहाँ स्टेट चेंज किया है, पर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज यहाँ पे भी लागू हो रही है, दो एग्जाम्पल आपके सामने भी याद रखिए। समझ में आया, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। परंतु कुछ कुछ चीजें आपको इसमें समझा के देनी है, वो कौन सी, तो वो है इस, यहाँ पे हम अभी आगे पढ़ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है। मैंने कहा था आपको कि लॉ वाज गिवन बाय लेवेशियर एंड वाज वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस लॉ को वैलिडिटी चेक करने वाले हैं। तो लैंडोल्ट ने क्या किया बेटा, यहाँ पे, ठीक है, एच शेप का एक ट्यूब लिया है, मैंने कहा एच शेप का एक ट्यूब लिया था। ठीक है,
और ये ट्यूब जो था, इस ट्यूब या में कंटेनर के दो लिम्स तैयार किए गए। दो लिम्स कैसे, मैं समझा के दे रहा हूँ, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इस प्रकार के दो लिम्स हैं जो जुड़े हुए थे इस पर्टिकुलर एच शेप के ट्यूब से। और इसी एच शेप के ट्यूब को हम लैंडोल्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा है यहाँ पे, ध्यान देंगे, एक पर्टिकुलर जैसे मैं ए लिम्ब बोल रहा हूँ, और ये लिम्ब क्या है, लिम्ब बोलते हैं इसको बेटा, लिम्ब, ठीक है। इस लिम्ब को मैं ए लिम्ब में फुलफिल कर दिया गया था, ठीक है। AgNO3 का सॉल्यूशन, क्या काम है बेटा, AgNO3 का सॉल्यूशन। अभी AgNO3 का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिया है, एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन रहा होगा वाटर में भी, ठीक है। यहाँ क्या लिया गया है, AgNO3 का सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिया गया आपका NaCl का सॉल्यूशन। किसका बेटा, यहाँ पे लिया गया था NaCl का सॉल्यूशन। आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे आप ले सकते हैं NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी एक्वियस सॉल्यूशन। अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हुआ ये है कि जब ये ए और बी ट्यूब में अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन लिए गए सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के, और बाद में क्या किया गया, इस पर्टिकुलर लिम्ब, इस पर्टिकुलर एच ट्यूब का वेट किया गया। समझिए, आपके इस एच ट्यूब का वेट आया होगा W1, ठीक है, इनिशियल वेट। मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा इसको, इनिशियल वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूब वाज फाउंड टू बी W1, ठीक है। अब क्या किया गया, वेट लेने के बाद में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्यूब को थोड़ा सा शेक किया गया। शेक किया गया मतलब क्या किया, थोड़ा सा ऐसे हिला दिया गया, उल्टा किया गया। मतलब इससे क्या होगा, ये जो दो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक्चुअली होगा क्या, मैंने सॉल्यूशन में क्या लिया था, AgNO3, क्या लिया था बेटा, AgNO3 लिंक ए में। वो क्या होगा, रिएक्ट होगा किसके साथ में, NaCl के साथ में। अब वो रिएक्ट होगा NaCl के साथ में, तो हमको प्रोडक्ट क्या देगा, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भी एक्वियस कंडीशन में है, और AgNO3 का सॉल्यूशन किसमें लिया गया है, एक्वियस में। तो ऑब्वियसली दो सॉल्यूशन मिक्स होंगे, और यहाँ पे एक एग्जैक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ के ये आयंस का एक्सचेंज होने वाला है। चेक करेंगे हम, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा NaNO3 एक्वियस, और साथ में प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl सॉलिड का, ठीक है। अब ये AgCl सॉलिड का जो है, हमको एक्चुअली कौन से कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, दैट इज PPT। ये आरो प्रेसिपिटेट के लिए हमको हम शो करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हुआ ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, इन दोनों को चेक किया गया। पहले वेट किया गया था इसका इसका एक साथ में सॉल्यूशन फुलफिल करके इस ट्यूब का वेट किया गया, फाउंड था कितना, W1, ठीक है। मिक्स करने के बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन में यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आपको मिला NaNO3 और AgCl सॉलिड के फॉर्म में मिला है। अब एक्सपेरिमेंट खत्म, यानी रिएक्शन खत्म होने के बाद में, या रिएक्शन थोड़े समय के बाद में, हमने फिर से इस एच ट्यूब का फाइनल वेट जब हमने कंसीडर किया, मैंने कहा फाइनल वेट इट वाज फाउंड टू बी W2, ठीक है। समझ के चलिए, यहाँ पे सॉरी, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि W1 और W2 जो हम चेक करते हैं, तो जो भी वेट हमको W1 मिला था, इट वाज फाउंड दैट W1 वाज इक्वल टू W2। मतलब हुआ ये कि जितना मास आपने रिएक्टेंट में भी लिया था, उतना ही मास आपको कहाँ मिला, प्रोडक्ट में, इस एक्सपेरिमेंट से। मतलब देखिए, लैंडोल्ट ने इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, देखिए, दो अलग अलग कंटेनर या लिम्स में दो सॉल्यूशन लिए, पहले इन सब का वेट किया, इनिशियल वेट W1 आया है समझ के, ठीक है, W1 हमने लिया है, व्हाट इज बी द वेट, W ही था वो, या W1 था, पर जब मिक्स करने के बाद वेट किया तो W2 था, बट इट वाज फाउंड दैट द W1 वाज इक्वल टू W2। इस पर्टिकुलर कंसेंट से मैं बोल सकता हूं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट था, यहाँ पे मैंने कहा मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वाज फाउंड टू बी इक्वल टू रिएक्टेंट, वाज फाउंड टू बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ
लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ हो गया। आपको मैंने पहले भी समझाया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी बात क्या होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल और फिजिकल चेंज। तीसरी बात क्या बताएगी बेटा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये भी चीज याद रखिए, ड्यूरिंग एनी चेंज मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे ही लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब उसके बाद आपको वेरिएशन समझा के दिया कि जो मास रिएक्टेंट था वो सपोज था W1 यहाँ पे, और जब हमने प्रोडक्ट का मास किया तो वो था W2। इट वाज फाउंड दैट बोथ द मासेस वेयर सेम, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या था, सेम। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया लॉ, पर लिमिटेशन की कहीं पे भी आपको इसके पहले जानकारी नहीं दी गई थी 10th स्टैंडर्ड में, तो हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको देखते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हम पढ़ रहे थे, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हमने, आपको उसका लॉ का स्टेटमेंट बताया था, लॉ का स्टेटमेंट का एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन बता दिया। अब पढ़ रहे हैं हम क्या, लिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो लिमिटेशन समझिए, क्योंकि ये लिमिटेशन आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है अभी। कैसे, तो देखिए हम जानते हैं मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है नेचर में, ठीक है, ये सभी केमिकल रिएक्शन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। अब ये कंजर्वेशन यानी क्या बेटा, वो कंजर्व हो रहा है, मतलब जितना हमने रिएक्टेंट में लिया उतने हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, मतलब वो किसी दूसरी जगह पे कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, या कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, या किसी दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पर ऐसा, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में नहीं होता है जहां पे लिमिटेशन आ जाती है। मैं बात करूंगा वो कंडीशन है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है। जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिनमें एक सब्सटेंस का ब्रेकिंग भी हो सकता है इनटू एक बड़े सब्सटेंस का, एक बड़े न्यूक्लियस का ब्रेकिंग होना दो छोटे न्यूक्लियस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन एक्चुअली होती है दो प्रकार की। कौन सी बेटा, तो एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या फीजन बोलूंगा। ठीक है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शंस है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूजन में कैसा होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस हम ले रहे हैं, कि जैसे कि 92 यूरेनियम, ठीक है, जिसका मास है 236। ठीक है, इस पर्टिकुलर यूरेनियम पे सपोज मैंने बम्बार्डिंग कर दी किसी, ठीक है, न्यूट्रॉन के थ्रू। ठीक है, मैंने कहा था बोला बेटा न्यूट्रॉन के थ्रू, न्यूट्रॉन के हाई स्पीड बीम की अगर मैंने यूरेनियम के मेटल के ऊपर जब मैंने उसके ऊपर स्ट्राइक किया, या हमने उस पर बम्बार्डिंग करा, तो बम्बार्डिंग करा मतलब हाई स्पीड से उस लाइट को एक आधे ऑब्जेक्ट के ऊपर यस स्ट्राइक करवाना। ठीक है, तो यूरेनियम ब्रेक होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। ठीक है, ये बड़ा एक न्यूक्लियस, यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए मैं उसको बड़ा न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। ठीक है, जब यूरेनियम के ऊपर मैंने हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स की बीम का स्ट्राइक किया, तो ये यूरेनियम ब्रेक होता है दो एलिमेंट्स में, एक तो बेरियम में जिसका एटॉमिक नंबर है 56। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे 92 में 56 कम कीजिए, कितना बचता है बताइए बेटा, यस प्लीज, कितना बचेगा बेटा, 92 से बाद में दूसरा कौन सा मिलेगा हमको यहाँ पे, क्रिप्टॉन, दैट इज 36। अब देखिए 36 प्लस 56 क्या मिलेगा, एंड मतलब क्या हो रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, 92 प्रोटॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 56 और 36 में, तो दो नए एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा इसकी 156 की, तो मुझे यहाँ पे करीब करीब जो है इसका मास जो है 132 के आसपास मिलता है, और जो भी मास मैं 132 में से यहाँ से माइनस करूंगा वो मुझे क्रिप्टॉन के लिए यहाँ पे मिलेगा। कि थोड़ा आप याद रखिए, करेक्शन सॉरी, ये यहाँ पे 156 समथिंग समझ के चलिए, तो जो भी मास यहाँ पे बचेगा दैट विल बी मास ऑफ क्रिप्टॉन रहेगा। मतलब ये कि मासेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इस दौरान जो है बेटा लॉट्स ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। मतलब ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, मतलब बड़े न्यूक्लियस का ब्रेकिंग किसमें हो रहा है, दो छोटे न्यूक्लियस में। और फ्यूजन की बात करेंगे, जैसे समझ के चलिए मैंने 9 फ्लोरीन 19 मैंने लिया है, ठीक है, और हीलियम अगर मैं ले रहा हूं, तो इनका न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन में कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा हूँ, तो मुझे सोडियम ये एलिमेंट मिल रहा है, ये बात को थोड़ा याद रखिए। ठीक है, सो ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन जब होते हैं तो इनमें मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या कहा मैंने, मास ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू, मैंने कहा मास ऑफ आर
इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ पी। ठीक है, मतलब ये ऐसे रिएक्शन है जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी मास ऑफ reactant is not equal to mass of product, there will be some loss in the energy। मैंने कहा कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, यहाँ मैंने 19 लिया था, 4 लिया है यहाँ पे, तो मुझे प्रॉपर मास जो है इसका मिलेगा नहीं। 1122 भी मिल सकता है, वॉट इट में भी, पर यहाँ पे कुछ तो मास जो है वो लॉस होगा, ये बात को याद रखिए। मुझे यहाँ 78 समथिंग मैं करेक्शन कर रहा हूँ, कुछ मास यहाँ पे लॉस होगा बेटा, थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, तो जो भी मास लॉस हुआ है यहाँ पे इस रिएक्शन में, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या है, मैं मुद्दा एकदम क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे। होता ये है कि फ्यूजन हुआ है। ठीक है, जो भी मास कंसिडर था पहले 256, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, परंतु वो इक्वल नहीं है किसके, 256 के। या 19 और 4 हमने लिया है, एक नया एलिमेंट हमने तैयार किया, दो एक बड़ी न्यूक्लियस एक छोटे न्यूक्लियस को मिला के दूसरा एक एलिमेंट तैयार किया, तो यहाँ पे मास जो है प्रॉपर आया नहीं। मैंने पहले 23 लिखा था, मैंने करेक्शन किया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियर रिएक्शन बोलने के बाद में मास ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। तो ये जो मास लॉस हुआ, ये जो मास कम हुआ है इस पर्टिकुलर कंटेंट इस रिएक्शन के अंदर, तो वो गया कहाँ। क्वेश्चन ये आएगा ना आपको कि भाई वो मास गया कहाँ, तो गया कहाँ ये समझने के लिए ही तो, ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन और फेमस इक्वेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। Einstein explains this particular phenomena कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मासेस लॉस हो रहे हैं। समझा रहे हैं मैंने क्या कहा, इसमें क्या हो रहा है, मासेस लॉस हो रहे हैं, मास जो है क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी मास लॉस हो रहा है, यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, मास, ठीक है, ऑफ मैटर लॉस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज सी हियर, सी इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीनिंग क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी मास लॉस होगा उसको आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एनर्जी में। मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ एक पर्टिकुलर कंटेंट पहले था, पर आज मॉडर्न साइंस में अगर हम बात करेंगे तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको स्टडी करना पड़ता है। इसलिए मैं इसको अब चेंज कर सकता हूँ आफ्टर दिस पर्टिकुलर लिमिटेशन। मुझे, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा, मैं इस लॉ को मैं एक्सटेंड करता हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ और लिखूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिनमें मास लॉस हो जाता है, और ये मास एक्चुअली लॉस होने के बाद कन्वर्ट किसमें हो रहा है, एनर्जी में। इसीलिए मॉडिफाइड फॉर्म जो है पहले लॉ का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो हम जानते हैं मास and energy can neither be created nor be destroyed during any physical and chemical change। और दूसरी भाषा में टोटल मास, क्या कहा मैंने, फिर से अगर आपको सुनना है तो सुनिए, मैंने क्या कहा, लिखना भी पड़ेगा आपको, ये क्या कहा, मैं लिख के दूं आपको, चलो लिख के दे देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या बोला मैंने बेटा, पहला स्टेटमेंट तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये लिमिटेशन पढ़ना क्यों है, क्योंकि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का मीनिंग हम समझ रहे थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या आएगा लिमिटेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी का, कि क्या मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी बोल सकता हूं, मास एंड एनर्जी आर नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, neither be created nor be destroyed but they are interconvertible। मतलब ये है कि मास और एनर्जी ये क्रिएट भी नहीं किए जा सकते, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बट दे आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते
सकते हैं। मतलब ये मास जो लॉस होता है, एक्चुअली लॉस होने के बाद उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, एनर्जी में। और इसको समझने के लिए ही तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन का बहुत मीनिंग है, थोड़ा समझ के चलिए। ये क्वेश्चन बहुत लोग जानते हैं पर इसका यूज नहीं जानते बेटा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं इसका एक यूज यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी में हो रहा है, बाकी में भी होता है, ये भी समझ के चलिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी हिस्से में काम आएगा, ये बहुत ही बड़ा इक्वेशन है आइंस्टाइन का और बहुत ही फेमस इक्वेशन है। ठीक है, सो और या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, टोटल, ठीक है, सम ऑफ मास एंड एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है, ऑलवेज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, मैं बोलूंगा ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल change remains constant। मतलब मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है और इनका सम जो रहेगा will always remains, मैंने कहा सम ऑफ टोटल मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस प्रकार से, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमने आपको मीनिंग समझा के दिया है। तो समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या क्या बताया, कंक्लूड करता हूँ फिर से। देखिए कि मैंने कहा आपको पढ़ा के दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास और मैटर आप बोल सकते हैं सेम थिंग, ठीक है, ना वो बनाया जा सकता ना ही यस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मतलब ये क्या था कि टोटल सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये भी हमने आपको समझा के दिया ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बट वहां पे आपको कुछ एग्जांपल ऐसे बताए कि कुछ लिमिटेशन, एक एक्सपेरिमेंटल भी बता के दिया और एक लिमिटेशन बता के दे रहा हूँ कि मास कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू, यस, ठीक है, मास कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी आल्सो। ठीक है, तो इस लिमिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं। नाउ वी विल सी द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन जो हम लोग लेबोरेटरी या फिर बेटा एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैरी आउट करते हैं या नेचुरल प्रोसेस में होती है, इन सभी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑब्वियसली लागू होता ही है और अप्लीकेबल भी है। पर कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लागू नहीं होगा। वो रिएक्शंस कौन से है बेटा, तो वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। जनरली खास कर में इस न्यूक्लियर रिएक्शन में दो टाइप आते हैं, एक तो फिजन रिएक्शन, एक फ्यूजन रिएक्शन। मैं खासकर आपको फिजन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। फिजन रिएक्शन मतलब क्या, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, हम जानते हैं यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जब इसके ऊपर किसी प्रकार के एक सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इन न्यूट्रॉन्स की अगर हाई बम्बार्डिंग हम अगर करते हैं यूरेनियम पे, मैंने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज 92, क्या कहा बेटा मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज 92 और उसका एटॉमिक मास है, यस प्लीज, 236। एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक बड़ा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 92। अब मैं इस यूरेनियम के ऊपर में बेटा, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कर रहा हूं। तो यूरेनियम का जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो छोटे दो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक तो वो तैयार करेगा बेरियम और दूसरा तैयार करेगा क्रिप्टॉन। बात समझे मैंने क्या कहा, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 और क्रिप्टॉन का आता है 36। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतना ही है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतनी है तो एटॉमिक मासेस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एटॉमिक मासेस जो है डिवाइड हो जाएंगे अब यहाँ पे। तो टोटल जो है एटॉमिक मास में फोर, फोर जो है सिर्फ फोर का ही आपको, 4 यूनिट का आपको डिफरेंस इसमें दिखाई देगा। कैसे, ठीक है, हम देख रहे हैं इसका जो एटॉमिक मास आता है वो करीब करीब आपको मिलेगा 78 के आसपास आपको आएगा, ठीक है। अब 78 आप इसमें से माइनस कर दीजिए 236 में से, मैंने कहा 78 आप माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 8, देन एस प्लीज 5, ठीक है, और ये 158। तो ये जो मास दिखाता है वो होता है 154। अब आप चेक कीजिए इन दोनों के मासेस को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको इन दोनों का सम जो मिलता है 232। ठीक है, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए बेटा, मैं एक्साइटेडली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है बेटा, ये
जनरल एक ऐसी तो रिएक्शन नहीं न्यूक्लियर रिएक्शन हर जगह हो रही है, ठीक है। ये एक सर्टन स्पेशल रिएक्शन है बेटा, ठीक है। बाकी जो नेचुरल रिएक्शन है उनमें आपको मास मास जो है वो कन्वर्ट होते हुए दिखाई नहीं देगा, ये बात को समझ लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इजीली वहां पे सेटिस्फाइड हो गया, जस्टिफाइड भी हो जाएगा, परंतु न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। फ्यूजन मतलब ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है, ब्रेकिंग होना, फ्यूजन का मतलब ही ब्रेकिंग होता है। यहाँ पे हम यूरेनियम को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, ठीक है। अब ये कैसे ब्रेक होता है, तो मैंने कहा ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की के ऊपर अगर जब हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं, अब बम्बार्डिंग करना मतलब यूरेनियम है, और हाई स्पीड बीम जैसे एक टॉर्च आप ये लेते हैं लेजर, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे उसको डायरेक्टली स्ट्राइक कराते हैं, बटन दबा के आप करते हैं, तो लेजर लाइट के साथ एकदम हाई स्पीड से आगे बढ़ता है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जाता है और सीधा एकदम बीम की तरह होता है। पर यहाँ पे हमने कहा न्यूट्रॉन्स का कंटेंट रहेगा बहुत हाई स्पीड से, न्यूट्रॉन कंटेंट मतलब लाइट ही रहेगा एक प्रकार से, ठीक है। उसका कंटेंट हम इस यूरेनियम एलिमेंट के ऊपर जो है और उसके ऊपर हम स्ट्राइक करवाएंगे, तो होगा ये कि यूरेनियम का एक बड़ा न्यूक्लियस जो है छोटे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है ना। अगर हम मासेस को चेक करते तो हमको इतना उसका मास मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मास का जो है लॉस हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे, तो मासेस का यहाँ पे आपको लॉस मिलेगा, कितने का मास, कितना मास लॉस होगा, 4 यूनिट से मास लॉस हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, पर यहाँ पे क्या होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 236 और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा 232, तो ये मास इक्वल नहीं है। अब दिमाग में बात आ रही है तो सर ये मास लॉस जो गया कहाँ, ठीक है ना, ये जो मास लॉस हुआ है सिस्टम के द्वारा या इस रिएक्शन के दौरान जो मास लॉस हुआ है ये गया कहाँ, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसी चीज को समझने के लिए। अब बेस्ट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, और सबसे फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वेन एवर लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और सिंपली एक पर्टिकुलर स्पीड से किसी पर्टिकुलर मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो मास गेट कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ठीक है ना। कहा एक ऑब्जेक्ट है उसको एक सर्टेन मास है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं लाइट स्ट्राइक करवा रहा हूं तो उसके मास में चेंज देखा जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ये तो उनका ये हो गया, हम क्या समझ रहे हैं, हमको क्या समझ में आता है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, बार बार बोलते हैं कि इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एक बहुत बड़ा इक्वेशन है और बहुत ही फेमस इक्वेशन है, पर उसका यूज हमको नहीं पता। तो हमको क्या करना है, यहाँ देखिए एक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर मैंने लाइट के यानी एक रेडिएशन मैंने पास किया है न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, बम्बार्डिंग की यूरेनियम, ये ब्रेक हो रहा है इनटू 2 न्यूक्लियस। अब इनके मासेस जो है सेम नहीं आ रहे, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पर मुद्दा ये है कि जो मास लॉस हो रहा है वो जाता रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो भी मास यहाँ पे एम यानी क्या लेंगे हम, मास लॉस्ट ड्यूरिंग, ठीक है, द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती है अगर मास लॉस हो रहा था, ये एम का हमने यहाँ पे मीनिंग आपको बता दिया है। सी यानी क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में या प्रोसेस में मास हमारा लॉस हो रहा है तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इनटू एनर्जी। मतलब ये कि ये जो लॉ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा स्टेटमेंट हमने इसमें क्या पढ़ा था बेटा कि मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब दोनों के मासेस क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। चाहे रिएक्टर में आपने 10 ग्राम लिया होगा तो प्रोडक्ट भी आपको 10 ग्राम मिलना चाहिए, हो सकता है प्रोडक्ट की कंपाउंड अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं करेगा, पर मास ऑफ रिएक्टर इज मास ऑफ प्रोडक्ट बोला है, तो यहाँ पे ये चीज लागू नहीं हो रही है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, मास लॉस हुआ तो कन्वर्ट किसमें हो गया, एनर्जी में। तो ये जो लॉ है, अब ये लॉ हमारे लिए लिमिटेशन आने की वजह से हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा, तो इसको मॉडिफाई करना बहुत जरूरी हो चुका है। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, इस लॉ को मैं आगे से क्या बोलूंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैं अभी कंबाइन कर दूंगा एनर्जी के साथ, तो स्टेटमेंट कैसे तैयार हो जाएगा, सिंस यहाँ पे मास लॉस हो रहा है पर उसका कन्वर्जन किसमें हो जा रहा है, एनर्जी, तो मैं ये बोलूंगा कि मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है।
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी स्टेटेड एज, ठीक है, द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट, करेक्शन, मास एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कहा मैंने, मास ऑफ एनर्जी, mass and energy neither be created nor be destroyed but they are interconvertible। क्या मैंने, मास और एनर्जी ना क्रिएट किए जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बट ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, यस प्लीज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is therefore it is called as law of conservation of mass and conservation of mass and energy। सिंपल प्रकार से लीजिए बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता क्योंकि उसमें मास का लॉस हो रहा है। अब इसी को समझाने के लिए हमको इस लॉ को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, इसके लिमिटेशन को डिसएडवांटेज को हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एडवांटेज में। कैसे, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सिंपलेस्ट इक्वेशन दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मैं क्लियर कर दूं, ये एकमात्र यूज नहीं है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बहुत सारे यूजेस है, अब आपको उसके लिए खुद स्टडी करना पड़ेगा कहाँ कौन सी चीजें। मैंने तो बता दिया आपको एक यूज, इसके पहले आपको ज्यादा सारा यूज इस इक्वेशन का पता भी नहीं था। तो मुद्दा एकदम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने जो बताया है। फिर भी वो जो पिच चाहिए उस हिसाब से मैंने अभी आपको समझा के नहीं दिया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। पहला मुद्दा ये है कि हमको क्या समझना था आज बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझना था। हमको पता है हमको लॉ याद करना पड़ेगा, तो बहुत ही आसान है, इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप पढ़ चुके थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पर मैं कंबाइंडली इसको पढ़ा रहा हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, और मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाइड भी कर दिया है देश में। कैसे, एज पर, यस, बाय यूजिंग E इज इक्वल टू mc, क्योंकि जो लैकुनाज आ रहा था न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल लेकर आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी है, ठीक है ना। अब एकदम क्लियर करते हैं कि जैसे कि मैं जानता हूँ सन की अगर मैं बात करूँ तो सन इतने दिनों से हमको हीट और एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। उसको देने का कारण क्या है कि वहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन किसके बीच में चल रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम तैयार कर रहे हैं बेटा। समझा मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं फ्यूजन। उस रिएक्शन क्या बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो वहां पे जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ऑब्वियसली जितना मास लॉस हुआ होगा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम तैयार होते समय, तो वो जो मास है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समझ में आया मैंने क्या कहा, और वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी के लिए हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। समझ में आया बेटा। तो आगे के इसमें हम बात करेंगे, सेकंड लॉ हम लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये अभी आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से एक चीज क्लियर कर लीजिए बेटा, अगर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहे, ठीक है, परंतु मैं चीजों को क्लियर करता हूँ और क्लियर करूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछेगा, मेरा नंबर आपको पता है, आप इंस्टीट्यूट का नंबर जानते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम तो नहीं, पर सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कीजिए, मैं उस समय अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। और अगर मैं काम में नहीं रहा तो मैं जरूर फोन उठाऊंगा, मैंने काम मेरा थोड़ी देर बाद जरूर कॉल करूंगा, ठीक है। थैंक यू। Now, student, listen here. We are going to solve a problem on a law of conservation of mass. इसके पहले हमने आपको लॉ समझा के दिया, बाकी सब चीजें करवा के दी थी, और उसके एक दो प्रॉब्लम हम समझेंगे, तो एक्चुअली एप्लीकेशन कैसा है इस लॉ का ये हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। देखिए क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको कैसा है बेटा, इस प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है तो आपको जो केमिकल सब्सटेंसेस के नेम है उनके उसके थ्रू उनके केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, ठीक है। सो वो तो आती है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सिल्वर नाइट्रेट विल react with 5.84 gram of sodium chloride to give or to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver nitrate if the law of conservation of mass is true। मतलब क्या बोला है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है। तो
ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना हमको लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो गिवन रिएक्शन पहले हमको लिखनी पड़ेगी। गिवन रिएक्शन कौन सी है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट की है, मतलब AgNO3 का रिएक्शन है, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ में। ये हमको क्या दे रहा है बेटा, AgCl दे रहा है यहाँ पे सॉलिड, जो कि प्रेसिपिटेट ग्रुप में बैठेगा, और मेरे को एक्वियस सॉल्यूशन मिल रहा है NaNO3 का। ठीक है, ये इसका भी एक्वियस सॉल्यूशन, AgNO3 का भी एक्वियस सॉल्यूशन। अब नोट करने वाली बात क्या, कि हमको दिया है वेट ऑफ NaCl, कितना दिया हुआ है वेट ऑफ NaCl, हमको वेट ऑफ NaCl दिया है 5.84 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है मेरे को बेटा, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl कितना दिया हुआ है 14.35 ग्राम। और क्या दिया है बेटा, वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कितना दिया है बेटा यहाँ पे 8.5 ग्राम। अब ये सब चीजें आपको दी हुई है, पूछा क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो छोटे अपने जो पांचवी छठी सातवीं के बच्चे होंगे, अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मतलब भी समझते होंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ऑफ AgNO3। ठीक है, तो ये पूछा है तुमको क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इधर, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि x प्लस, ठीक है, क्या लिखूंगा ACC2, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलता है बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोला बेटा मैंने, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, रिएक्टेंट में कौन कौन है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। तो मेरे को मास ऑफ AgNO3 दिया है क्या, नहीं, प्लस मास ऑफ क्या दिया है मुझे, NaCl। तो NaCl का मास कितना दिया हुआ है बेटा, यस प्लीज, मास ऑफ NaCl आपको दिया हुआ है, मास को स्मॉल m लेते हैं, NaCl आपको दिया हुआ है। और ये एरो का मतलब क्या होता है बेटा, एरो मतलब इक्वल टू साइन। ठीक है, रिएक्शन में एरो मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कि m स्मॉल NaCl की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो m स्मॉल NaCl यहाँ पे है, ठीक है, दोनों का सम, और यहाँ पे ये सिंपली स्मॉल m इज इक्वल टू AgCl आएगा प्लस स्मॉल m, हाँ, NaNO3। अब इसमें से दिया क्या नहीं है आपको, तो मास ऑफ AgNO3 जिसको मैंने x लिया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, लेट मास ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू x। तो x प्लस ये कितना दिया हुआ है, NaCl का मास हमको दिया है 5.84। ठीक है ना, और इज इक्वल टू ये मास कितना दिया है AgCl का 14, यस प्लीज 35, प्लस मास ऑफ NaNO3 दिया है 8.5। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ध्यान दीजिए इधर हमारा मास कितना आता है, टोटल चेक कीजिए वहां पे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आएगा तुम्हारा 0.85, बाद में ये 22। ठीक है, और ये प्लस 5.84, इसको 84 नहीं है ये, हम चाहे तो 85 भी ले सकते हैं, लेकिन भी जो भी दिया है उसके हिसाब से लो 0.84। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22.85 माइनस 5.84, तो दैट विल बी इक्वल टू 7.01 ग्राम। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ AgNO3। ये मास ऑफ AgNO3 हमने निकाला कैसे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पॉइंट मुद्दा क्लियर हो गया, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये बात को समझ के चलिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट when heated produces 1.92 gram of oxygen and residue left behind weighs about 2.96
gram shows and illustrate that the law of conservation of mass is verified. अभी इस प्रॉब्लम की एक खास बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए KClO3 की। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है KCl और ऑक्सीजन। कैसे? तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। अब नोट करने वाली बात क्या है, मैंने कहा ऑन हीटिंग। ठीक है, नोट करने वाली बात, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 2KCl, तो यहाँ आ जाएगा 3O2। ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड, और ये गैस। अब नोट करने वाली बातें जो हमको गिवन में दी है उसके हिसाब से हम देखेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो गिवन क्या क्या हमको दिया हुआ है, ये तो हमने जनरेट किया है क्योंकि हमको रिएक्शन देनी थी, जिन जो हमको वर्डिंग्स दिए, जो हमको वर्बल चीजें दी, उससे हमने रिएक्शन को लिखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे हमको दिया क्या है, हमको दिया है वेट ऑफ KClO3, कितना दिया है, 4.90 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितना तैयार हो रहा है वहां पे, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू 1.92 ग्राम। और जो रेसिड्यूल रह गया, मतलब वेट ऑफ रेसिड्यूल, और रेसिड्यू, नॉट रेसिड्यूल, रेसिड्यू। ठीक है, दैट मीन्स KCl। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 2.96 ग्राम। तो क्या बोला है कि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करके दिखाना है, वेरीफाइड करके दिखाना है, और कारण कुछ आ रहा है तो वो भी समझाना है, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बताना है यहाँ पे। तो ACC2 क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा। आप देख रहे होंगे बेटा, मैं हर बार मैं प्रॉब्लम लिखते समय में लॉ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये टेक्निक होता है बोर्ड पैटर्न का। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बोला, क्या, सॉरी, मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है कि नहीं, ये है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला मैंने, मास ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में कौन है, तो KCl है, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ KClO3, नॉट KCl, KClO3 इज इक्वल टू मास ऑफ, क्या होना चाहिए, यस, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मास ऑफ, यस प्लीज, ऑक्सीजन। तो यहाँ मास ऑफ KClO3 हमको दिया हुआ है 4.90 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ कितना आ जाएगा, ये मास ऑफ KCl कितना दिया है आपको, रेसिड्यू, मतलब 2.96 प्लस मास ऑफ O2, ये कितना है, 1.92। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मुझे क्या वहां पे आपको आंसर मिलता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मैं इनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, ठीक है, और ये 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 8 आएगा, देखो 8, तो ये 9 9 से 18 है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखो, 9.4 ग्राम, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, पर आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो मैं बोलूंगा एरर इन वैल्यू इज ऑफ 0.02 ग्राम, इतनू सा एरर है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस एरर ऑफ 0.02 ग्राम, ठीक है, इज ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल वर्क्स, जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क हमने किया होगा उसकी वजह से ये एरर अराइज हुआ होगा, है ना। मैंने कहा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ये जो वैल्यू आ रहा है ये एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वर्क की वजह से आ रहा है, तो आप इसको कंसिडर नहीं भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका सोल्यूशन, सपोज दिस एरर इज नॉट ऑकरिंग, अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको क्या करना है, 0.02 बोले तो बहुत कम एरर हो गया,
इसीलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐसा ही इस एरर को कंसिडर करते हुए हम बोल सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is satisfied is satisfied by neglecting the neglecting the एरर। अब इतना सा एरर है तो थोड़ा छोड़ भी दिए तो कोई फर्क नहीं करेगा, समझ में क्या? ऐसा हमेशा करना है, हमेशा करने की जरूरत नहीं है। 0.02 का एरर है, उससे कोई ज्यादा फर्क गिरेगा नहीं। हाँ, अगर आपका 0.2 का एरर होता तो बात अलग होती है। मैंने कहा 0.2 का, ठीक है, यहाँ 0.02 का डिफरेंस है, तो इट कैन बी कंसिडर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ सेटिस्फाइड होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा ये मैंने समझा के दिया। यहाँ मास देखो बराबर नहीं आता, थोड़ा यार कम आ रहा है ना, 0.02 का फर्क है, तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं वहां पे। इसलिए एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया देखो, इलास्टिक, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देना पड़ा है। तो कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे? नहीं ना, समझ में आ गया होगा। मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हमको दिखाना था, हमने दिखाया। तो इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, तो बहुत ही आसान रहेंगे। इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस वगैरह हमको इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपलेस्ट हमको चलना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थैंक यू।